रियासत शाह के जवाब ने कुछ देर के लिए आलमदादा और सरदार रशीद को भी हैरान कर दिया, लेकिन वो जल्द ही समझ गए थे कि अब रियासत शाह इस बुरी तरह फंसा हुआ है कि इसके पास फरार का और कोई रास्ता ही बाकी नहीं बचा। इस मुआहदे की जमानत का एहतमाम यहाँ पहले से मौजूद था। यह वही शख्स था दोनों की जिसने मुलाकात करवाई थी। इसकी आला सरकारी हैसियत के पेश नज़र फरीकैन को इस बात का बखूबी इल्म था कि उनमें से जिस किसी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो इसे तवक्कुआत से बढ़कर इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दोनों ये बात बखूबी समझते थे कि जो मुआहदा यहाँ हुआ है इसकी एक एक शिक पर इन्हें भारत सूरत अमल करना था। यही वजह थी कि इन्होंने बादल ख्वास्ता ही सही इस मंसूबे को कबूल कर लिया था, लेकिन फजल शाह ने नहीं। इसके लिए तस्वुर ही बड़ा सुहाने रूह था कि आलमदादा तहसील कौंसिल का अगला चेयरमैन बनने वाला है। इस तरह तो उसे अपने बेशतर धंधों से हाथ धोना पड़ते। उसने जिस तरह आलमदादा को नुकसान पहुंचाना था और अपनी दांस में जैसे इसका दूसरा नंबर का धंधा तबाह करने की कोशिशें करना था, इसके बाद से आलमदादा की खैर की तवक्को दीवाने के ख्वाब वाली बात हो सकती थी। इलेक्शन सर पर था। अगर दोनों के दरमियान हुए मुआहदे को अगले रोज सरदार रशीद या रियासत शाह की तरफ से रिकॉर्ड पर लाया जाता तो फजल शाह के लिए कुछ बाकी न बचता। इसे जो कुछ भी करना था फौरन करना था, और इसके शैतानी ज़हन ने खतरनाक मंसूबा सोच भी लिया। वो जानता था कि हनीफ खान दोनों की ताक में है और वो अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए बावला हुआ जाता है, और इस मुआहदे पे अगर अमल हो जाता तो सरदार रशीद का ग्रुप हनीफ खान को भी काबू कर लेता, जिसके बाद तो उम्मीद की कोई किरण फजल शाह के लिए बाकी नहीं बचती थी। उसे आज की रात रियासत शाह की जिंदगी की आखिरी रात बनाना थी, ख्वाह इसको कुछ भी कीमत अदा करनी पड़ती। उसके पास अब एक आखिरी दाव रह गया था और वो था नज़ीर मोची। वो रियासत शाह को रातों रात कत्ल करके कत्ल नज़ीर मोची के सर मोड़ सकता था। नज़ीर मोची के फरार होने के बाद उसके खाते में कोई भी जुर्म डाल सकता था। दोनों भाइयों ने तो यहाँ तक सोच रखा था कि अगर पुलिस ने इंतहाई दबाव पर उनकी तरफ रुख भी कर लिया तो नतू खान का कत्ल भी नज़ीर मोची के खाते में डलवा कर अपनी जान छुड़वा लेंगे। फजल शाह के माथे पर हराम लिखा था। हरामकारी के मामलात में वो किस्मत का धनी कहलाता था। उसे क्या इल्म था कि जब वो हविस में अंधा होकर अपने भाई की बलि देकर इख्तिदार के ऐवानों में दाखिले की राहें तराश रहा था, ऐन उन्हीं लम्हात में जोश इंतकाम में अंधा हनीफ खान और मुखा सांसी के लड़कों के साथ उनके रास्ते में नाके लगाए बैठा था। शहर से अब वो लोग इस वीरान सड़क की तरफ मुड़ गए थे जो नहर के किनारे किनारे बनाई गई थी। इस सड़क पर आम ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए सड़क के आगाज में महकमा नहर वालों ने लोहे का गेट लगा रखा था। लेकिन रियासत शाह की गाड़ी को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। नहर के किनारे खुदरो घास का एक जंगल सा उगाया था और इस घास के एक मखसूस कुंज में हनीफ खान अपने साथियों के साथ सड़क पर नजरें जमाए बैठा था। इन्होंने ऐसी ही मुनासिब जगह का इंतखाब किया था जहाँ से अपना काम करने के बाद तीनों बआसानी निकल सकते थे। हनीफ खान को सुबह ही इत्तला मिल गई थी कि दोनों शैतान शहर गए हुए हैं और इसने अपने दोनों साथियों के साथ दोपहर के बाद इस जगह नाका लगाया था। उसे इल्म था कि उनकी गाड़ी इस तरफ से वापस आएगी। शाहपुर को आने के लिए दो और रास्ते भी थे, लेकिन वो अवाम उन्नास के लिए थे। शाह साहिबान के लिए यही सरकारी रास्ता था जहाँ हनीफ खान और उसके साथी मौत के फरिश्ते बनकर उनके रास्ते में जाल बिछाए बैठे थे। शाम ढल रही थी जब इन्होंने मलगजे अंधेरे में रियासत शाह की जीप इस तरफ आते देखी। इस पजीरे को हनीफ खान आंखें बंद करके पहचान सकता था क्योंकि इसे मुतअद्दिद मर्तबा इसमें सवारी का मौका मिला था। तगड़ा हो जा चन्नी, हनीफ खान ने कुछ फासले पर मौजूद चन्नी से कहा, जो इसके इशारा पाते ही पहले से मुंतखिब करदा अपने मोर्चे की तरफ चला गया था। उसने अपनी राइफल फायरिंग पोजीशन में कर ली थी और अब गाड़ी पर नजर जमाए ट्रैगर पर उंगली रखे बैठा था। चन्नी का इशारा पाते ही उसके भाई तरलोक ने नहर के साथ साथ जंगली घास में गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ में कलाशनकोफ पकड़ी हुई थी और उसकी कमर से गोलियों का थैला बंधा हुआ था। तीनों के दरमियान कम से कम 30-40 गज का फासला हो गया था। इस तरह इन्होंने अपनी दांस में जीप को घेरे में लेने का मंसूबा बनाया था ताकि दोनों के बच निकलने का कोई मौका बाकी न रहे। रियासत शाह अगली सीट पर खराटे भर रहा था जबकि फजल शाह अपने दो आदमियों के साथ पिछली सीटों पर बैठा था, जब अचानक इन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही पजीरो का टायर ब्रस्ट हो गया। ड्राइवर ने किसी बरकी अमल के ताबे अचानक हैंड ब्रेक खींची और गाड़ी जोरदार झटके से रुक गई। यही झटका रियासत शाह की जिंदगी बचा गया क्योंकि इसकी तरफ आने वाली गोली पीछे बैठे एक मुलाजिम के सर में लगी, जिसे आवाज निकालने की मोहलत भी नसीब नहीं हुई। अचानक झटका लगने से रियासत शाह गाड़ी से बाहर गिर पड़ा। फजल शाह अचानक बिजली की तरह अपनी जगह से उठा और उसने पिछला दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। तुम इन्हें रोको, हम नहर की तरफ से निकलते हैं। उसने अपने साथियों को हिदायत दी और जमीन पर गिरे रियासत शाह को बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। भाई साहब इस तरफ। फजल शाह ने अपने गले में लटका रिवाल्वर इस दरमियान अपने हाथ में थाम लिया था। रियासत शाह होंकों की तरह इसके साथ पीछे की तरफ भागने लगा। ड्राइवर और इसके दोनों साथियों ने इस दरमियान अपनी बंदूकें संभाल ली थी और वो जराइम पेशा लोग थे और ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए ही रियासत शाह ने इन्हें पाला हुआ था। फजल शाह अपने भाई रियासत शाह को अपने पीछे जंगली घास में ले आया था। उसने सोचा था यहाँ से वो लोग नहर में छलांग लगाकर दूसरी तरफ निकल जाएंगे। अचानक ही उसके अंदर का शैतान जाग उठा। फजल शाह कल के अंधे इससे बेहतर मौका कब मिलेगा। शैतान ने सरगोशी की और फजल शाह की खून की गर्दिश तेज हो गई। वाकई इसे सुनहरी मौका मिला था और अपने मंसूबे पर अमल पैरा हो सकता था। अचानक ही उसने अपना रिवाल्वर रियासत शाह की तरफ सीधा कर लिया। क्या मतलब? रियासत शाह ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। शाह जी, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बचकर निकल सकेंगे, लेकिन मेरे लिए भी मुमकिन नहीं कि आपको अपनी आंखों के सामने दुश्मन की गोली से मरता देखूं। ये हमला हनीफ खान ने किया है शाह जी, वो हमें बचकर नहीं जाने देगा।
क्यों ना मैं आपको अपने हाथ से ही गोली मार दूं। फजल शाह की आवाज खौफ की तरह रियासत शाह की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई थी। फजल शाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बक रहे हो? रियासत शाह ने अचानक संभल कर जिलाते हुए कहा। मेरा तो दिमाग ही शाजी खराब हो रहा है। अगर हनीफ खां के हत्थे चढ़ गए तो आपका मुर्दा खराब कर देगा। आप नादे अली पढ़ें ताकि मैं गोली चलाऊं। फजल शाह की शैतानियत नुक्ता अरूज को छू रही थी। फजल शाह, कुत्ते के पिल्ले तेरी ये मजाल। गालियां बकते हुए रियासत शाह ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन बमुश्किल वो 2 या 3 कदम ही चलने पाया था जब अचानक वो तिलमिलाकर गिर पड़ा। रियासत शाह ने रिवाल्वर की गोली से सीने में उतार दी थी। जमीन पर गिरे अपने सुतेले भाई के सर में हविस के अंधे फजल शाह ने 2 और राउंड उतार दिए। अब फजल शाह के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। रियासत शाह के साथियों को कुछ यूं महसूस हो रहा था जैसे इन पर किसी फौज ने हमला कर दिया है। उनके एक साथी की लाश गाड़ी में पड़ी थी जब अचानक इन्होंने अपने दूसरे साथी की चीख सुनी। इसके साथ ही वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाकी दोनों हवास बाख्ता होकर पीछे की तरफ खिसकने लगे। अचानक ही इन्होंने फजल शाह को चिल्लाते सुना, बड़े शाहजी को गोली लग गई है। दोनों ने ये सुनते ही आओ देखा ना ताओ नहर में छलांग लगा दी। वो जराइम पेशा लोग थे, इस बात में कोई शक नहीं कि रियासत शाह ने उनकी हर जायज नाजायज जरूरत पूरी की थी और पुलिस को भी कभी इनके नजदीक नहीं फटकने दिया था। लेकिन वो रियासत शाह या फजल शाह के लिए जान देने से तो रहे थे। जब रियासत शाह ही मर गया तो लड़ते किसके लिए? उनकी हनीफ खां से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। फजल शाह ने चंद लम्हों के लिए सूरत हाल का जायजा लिया। कदरे अंधेरे में उसने कुछ फासले से हनीफ खां को एक झुंड से निकलते देखा तो दीवानावार पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। फरार होने के लिए इसने जंगली घास की पनाह ली थी। फजल शाह को एहसास ही ना हो सका कि वो इस घास में कितना भाग चुका है। उसकी सांस ही नहीं, टांगे भी फूलने लगी थी, कपड़े फट रहे थे और उसका बुरा हाल था। भागते भागते उसने अपना रिवाल्वर और गोलियों का पट्टा नहर में फेंक दिया था। उसे यकीन था कि नहर का तेज पानी दोनों चीजें बहाकर अब तक बहुत दूर जा चुका होगा। यह बगैर लाइसेंस का असला था जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। अगर कभी बरामद भी हो जाता तो पुलिस के लिए बेकार था। फजल शाह के इस दौड़ का खात्मा फॉरेस्ट कॉलोनी पर हुआ जिसके बाहर बनी पुलिस चौकी में मौजूद कांस्टेबलों ने उसे पाकर हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। हनीफ खां ने हम पर हमला करके बड़े शाह साहब को कत्ल कर दिया है। मेरे 2 और साथी भी मारे गए हैं, उसने हाँफते हुए एएसआई से कहा। उसने शाह साहब को हौसला दिया और थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप में मौके वारदात की तरफ जा रहा था जहाँ रियासत शाह और उसके 2 साथियों की लाशें मौजूद थी। हनीफ खां ने अपना बाकी गुस्सा उनकी गाड़ी पर निकाला था जिसको उसने गोलियों से छन्नी करके रख दिया था। जाते जाते वो रियासत शाह का मुर्दा भी खराब कर गया था। उसने यही समझा होगा कि रियासत शाह उनकी फायरिंग से मरा है और जोश इंतकाम में मुर्दा रियासत शाह के जिस्म पर अपना पूरा मौजर भी खाली कर दिया था। रात के अंधेरे में खबर जंगल की आग की तरह नजदीक दूर के देहातों में फैल गई थी कि रियासत शाह को नतू खां के बेटे ने मार डाला है। फजल शाह के लिए यह बड़ी आइडियल सिचुएशन थी। सब कुछ इसकी मर्जी के ऐन मुताबिक हुआ था। इसने टस्सू बहाते हुए पुलिस को खुद पर टूटने वाले जुल्म की कहानी सुनाई और हमलावरों में हनीफ खान, आलमदादा और सरदार मुरीद और नामालूम लोगों के नाम लिखवा दिए। उसने पुलिस को बताया कि उन तीनों को उसने शनाख्त कर लिया है जबकि बाकी लोगों को वो शनाख्त नहीं कर सका। वजह कत्ल उसने सियासी दुश्मनी बताई और अपनी रिपोर्ट में लिखवाया और सरदार रशीद ने सियासी मैदान में अपनी नाकामी का यकीन होने पर मकतूल नत्थू खां के बेटे हनीफ खां को गुमराह करके उन पर हमला करवाया है। इस हमले की कमान उसका भाई सरदार मुरीद कर रहा था जिसके साथ आलमदादा हनीफ खान मौजूद थे। फजल शाह ने अपनी दांत में ऐसी FIR दर्ज करा दी थी कि अब सरदार मुरीद और आलमदादा की जमानत का कोई चांस बाकी नहीं बचा था। उसने रियासत शाह की बलि यूं ही नहीं दी थी। इस बलि के वजह बैक वक्त कई फवायद हासिल करने जा रहा था। उसे न सिर्फ अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी थी बल्कि यूनियन काउंसिल पर भी कब्जा करना था। उसने अपनी दांत में रियासत शाह को झटका करके सरदार रशीद को चारे खाने चित कर दिया था। ले बच्चे, तू जा बन जा चेयरमैन यूनियन काउंसिल का। इसने दांत पीसते हुए आलमदादा को दिल ही दिल में गालियां दी। रातों रात वहां शाहपुर और गिरदोनवाह के सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। इन्होंने लाशें उठाई और सरदारों और हनीफ खां को लान तान करते शाहपुर आए जहाँ किसी मुमकिन तसादुम के पेश नजर पुलिस ने हंगामी चौकी बना दी थी। रियासत शाह की खसूसी हैसियत के पेश नजर SP खुद फजल शाह से मिलने आया था। उसने फजल शाह से दरख्वास्त की थी कि तीनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले की जाएं ताकि मामूल की कार्रवाई पूरी हो सके। लेकिन गम और गुस्से से निढाल फजल शाह ने अपने भाई की लाश को मजीद छीड़ फाड़ की इजाजत नहीं दी थी। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद पुलिस अफसरान ने तीनों लाशें इस वादे पर हासिल की थी कि वो शाम होने से पहले इन्हें वापस लौटा देंगे ताकि लाशों को दफन किया जा सके। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने फजल शाह के अहकामात के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को दे दी थी। शाम ढलने पर हजारों सोगवारान की मौजूदगी में उसने लाशों को दफन कर दिया। रियासत शाह को शहीद जमहूरियत का खिताब मिला था क्योंकि उसने इलाके के गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए इलेक्शन लड़ना था और इलाके के सरदारों को कबूल नहीं था कि यहाँ की आवाम को फलता फूलता देखें। फजल शाह ने अपने भाई की मैयत के सिरहाने खड़े होकर ऐलान किया था कि वो अपने भाई शहीद भाई की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देगा और इसके अज़ाइम पूरे किए जाएंगे। उसने अपने भाई की लाश के सिरहाने ही अपने भाई की जगह इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया था और सोगवारों से कहा था कि अब रियासत शाह शहीद की रूह को तभी इत्मीनान हासिल होगा जब इसका भाई असेंबली में पहुंचकर उसके मिशन को मुकम्मल करेगा। उसने बड़े मजमे में
ये ऐलान किया कि फजल शाह मरा नहीं है बल्कि शहीद हुआ है, और शहीद कभी मरा नहीं करते, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। उसने भरे मजमे में ये नारे लगवाए कि तुम कितने शाह मारोगे, हर घर से शाह निकलेगा। फजल शाह की जज्बाती तकरीर ने माहौल को खासा गरमा दिया था। मजमे ने फजल शाह जिंदाबाद के नारों से आसमान सर पर उठा रखा था। इर्द गिर्द के देहातों ने कब्रिस्तान में ही फजल शाह को हलफ दिया था कि वो इसकी कामयाबी के लिए दिन रात एक कर देंगे और अपनी जान लड़ाकर भी उसे कामयाब करवाएंगे। यही फजल शाह चाहता भी था। उसने एक तीर से कई शिकार कर लिए थे, वो बड़ा घाक शिकारी था। अब सब कुछ इसका था। उसने सरदारों के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। कुदरत ने जैसे ही उसके लिए रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर दी थी। जनाजे से वापसी पर उसने अपने गाँव ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भरपूर बनाने के लिए इर्द गिर्द के शहरों से अखबार नवीसों को गाड़ियों में बिठा कर लाया गया था और उनकी खूब जेबें गर्म की गई थी। उन अखबार नवीसों के सामने सदमे से निढाल फजल शाह ने अपने भाई के कातलों के नाम दोहराए और ये शक भी जाहिर किया कि मौजूदा आला पुलिस हुक्काम से सरदारों की रिश्तेदारी के सबब उसे खदशा है कि ये लोग इंसाफ के तकादे पूरे नहीं होने देंगे। उसने फौरी तौर पर DIG के तबादले का मुतालबा किया था और किसी गैर जानिबदार पुलिस ऑफिसर के जरिए तफ्तीश कराने की दरख्वास्त की थी। सोगवारों का तांता बांधा था और हर आने वाला लम्हा फजल शाह की पोजीशन मजबूत कर रहा था। सरदार रशीद ने अपनी दांस में बड़ी कामयाब दाव खेला था। उस सारे खेल के पीछे हवलदार आलमदादा का शैतानी ज़हन कार फरमा था। अभी तक उसने बड़ी कामयाबी से अपने एक एक मोहरे करके आगे बढ़ाए थे। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि रियासत शाह के लिए नथु खां का कत्ल नागुदीर हो जाता और अब हनीफ खां को उसके सरों पर लटकती तलवार बनाकर जहां सरदार रशीद के लिए MPA की सीट हासिल कर ली थी, वहां अपने लिए यूनियन काउंसिल की चेयरमैनी भी पक्की कर ली थी। अब बज़ाहिर इसके रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रही थी। वो जब चाहता रियासत शाह और सरदार रशीद मिलकर हनीफ खां को भी इसके बाप के पीछे रवाना कर देते, जिसके बाद रावी इसकी किस्मत में चैन ही चैन लिख देता। लेकिन यहाँ जो कुछ हो गया था इसका तो कभी आलमदादा और सरदार रशीद ने गुमान भी नहीं किया था। वो लोग तो रियासत शाह और फजल शाह से मुआहिदा करके अपनी दांस में अपनी सीटें पक्की करके आ रहे थे कि अचानक ये बला उनके सरों पर आन पड़ी। पुलिस के 2 ट्रकों ने उनकी जिंदगी में पहली मर्तबा पुलवाल को घेरे में लिया था और पुलिस फोर्स की जिस कमान एक DSP कर रहा था, IG साहब ने खुसूसी अहकामात के साथ पुलवाल की तरफ रवाना किया था। पुलिस के जवानों ने चंद ही मिनटों में सारे गांव का मुहासरा कर लिया। सरदार रशीद ने यही समझा कि शायद सर्दी इलाके होने के सबब यहाँ दहशतगर्दों की मौजूदगी का खतरा पैदा हो गया है। यही सोचते हुए वो अपने भाई सरदार मुरीद के साथ अपनी हवेली से निकलकर पुलिस की तरफ जा रहा था। इन्हें चंद गज दूर ही से DSP अपनी तरफ आता दिखाई दिया। आप सरदार रशीद साहब हैं? DSP जिसके साथ पुलिस के 10 मुसल्लह जवान थे उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ मैं ही सरदार रशीद हूँ और ये मेरे भाई सरदार मुरीद और गांव के मोअज़्ज़िज़ीन हैं। उसने बड़ी अकड़ से गर्दन फैलाते हुए अपने भाई और अपने साथियों का तारुफ करवाया। DSP ने अपने जवानों को सरदार मुरीद को हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया तो सरदार रशीद का दिमाग गुस्से से फटने को आ गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? सरदार रशीद ने चीखते हुए कहा। सरदार साहब मेरी दरख्वास्त होगी कि आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। शायद मेरे साथी भी इस लहजे में बात करने और सुनने के आदी ना रहे हैं। मेरे पास सरदार मुरीद की गिरफ्तारी के लिए वारंट है। मैं इन्हें रियासत शाह के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। आपसे ताउन की उम्मीद रखता हूँ। बराए मेहरबानी हमारे काम में मुदाखलत न कीजिए। DSP का लहजा बता रहा था कि अगर सरदार रशीद ने उसके बाद अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देगा। इस दरमियान इसके मातहतों ने हक्के बक्के सरदार मुरीद को हथकड़ी लगा ली थी। जनाब आलमदादा ये है। सरदारों के टुकड़ों पर पलने वाले मकामी थानेदार ने जो इस खसूसी पुलिस फोर्स के साथ आया था, गाँव के मोअज़्ज़िज़ीन में से हवलदार आलमदादा को पहचानते हुए इसकी तरफ इशारा किया। गिरफ्तार कर लो इसे भी। DSP ने अपने जवानों को हुक्म दिया। दूसरे ही लम्हे इन्होंने आलमदादा को, जिसने आज ही से खुद को यूनियन काउंसिल का अगला चेयरमैन समझना शुरू कर दिया था, हथकड़ी लगा दी। थोड़ी देर के बाद गुस्से और सदमे से बेहाल सरदार रशीद और उसके साथियों को मुंह चिढ़ाता पुलिस का ये काफिला फजल शाह के नामजद दोनों मुल्जिमों को धक्के देता अपने ट्रकों में भरता पुलिस लाइन की तरफ जा रहा था। फजल शाह तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे कुत्ते की मौत मार डालूंगा। सरदार दांत पीसते हुए बुड़बुड़ा रहा था। उसके साथी बामुश्किल उसे सहारा देकर हवेली की तरफ ले जा रहे थे।